अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाजरीन, नैब ने आमदन से जायद असासाजात केस में शहबाज शरीफ को आज तलब किया था। शहबाज शरीफ का तहरीरी जवाब नैब को मौसूल तो हो गया। कहते हैं 69 साल की उम्र है और कैंसर का मरीज हूं, कोरोना खदशात के बायस पेश नहीं हो सकता। कुछ नैब अफसरान में कोरोना वायरस की इत्तलात हैं। दूसरी जानिब नाजरीन, कोरोना वबा जितनी खतरनाक है और हालात जितने सख्त होते जा रहे हैं, लॉकडाउन उतना ही नर्म होता जा रहा है। ऐसे में हुकूमती SOPs एक तरफ, लोगों का रवैया एक तरफ और दूसरी तरफ डॉक्टर्स का मुतालबा जो कि यकसर मुस्तरद हो चुका। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन खोलने का फैसला कर लिया गया और SOPs और पॉलिसीज के साथ, जिस पर ट्रांसपोर्टर्स ने भी इत्तेफाक किया है। लेकिन सिंध हुकूमत की कुछ पॉलिसीज पर MQM ने खिलाफ किया है और इस बार मामला जाली डोमिसाइल और अपनों को नवाजने का है। ख्वाजा इजहार ने इस पर कहा है कि कराची वालों के साथ जुल्म बंद किया जाए, लेकिन यहाँ पर जिक्र यह भी करना होगा कि एक जुल्म अमेरिका में भी हुआ जिस पर आवाज़ उठी, एहतजाज हुआ और मुजाहिरों का सिलसिला ऐसा चला कि ट्रंप इंतजामिया के काबू से निकल गया। नाजरीन, ये नस्ली तासुब वो मामला है जो कि किसी भी हुकूमत के लिए खतरे की वो घंटी बन सकता है जिसके बजते ही उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और उस पर ट्रंप की हटदर्मी देखिए कि बिल्कुल उसके दोस्त मूदी वाली नजर आती है। भारत में अकलियतों के खिलाफ काले कानून ने जिस तरह मूदी को दुनिया भर में रुस्वा किया, उसी रुसवाई की राह पर ट्रंप भी गामजन दिखाई देते हैं। भारत में मोदी और अमेरिका में ट्रंप नामंजूर के नारे लग रहे हैं। यह अहम मामला जिस पर प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। तो 22 मार्च को साबिक खादमे आला लंदन से पाकिस्तान की आखिरी फ्लाइट पर शनायल का बैग उठाए और N95 मास्क लगाए और ऐलान किया कि वो एक रजाकार के तौर पर पूरी कौम के साथ मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ेंगे। शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान आ तो गए, लेकिन आज जब उन्हें मॉडल टाउन से नैब के दफ्तर बुलाया गया तो उन्हें नैब हुकाम को जवाब ये दिया कि उनकी उम्र 69 साल हो चुकी है, साथ ही वो कैंसर के भी मरीज हैं। जो पूछना है वीडियो कॉल पर पूछ लें। वतन वापसी पर शहबाज शरीफ ने क्या कहा था और उनकी उस वक्त दावे क्या थे, उनके उस वक्त वादे क्या थे, आपकी याददाश्त ज़रा इस मामले पर ताज़ा करते हैं। तो माजी में नवाज शरीफ भी इस तरह के बयानात देते रहे हैं, अवाम के साथ खड़े होने के लिए, अवाम का साथ देने के लिए। ऐसे ही बयानात शहबाज शरीफ ने भी दिए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ अवामी सतह पर कितने नज़र आए, कितने एक्टिव नज़र आए, ये आपके सामने है। बल्कि उन्होंने खुद को क्वारंटीन किया हुआ था और क्वारंटीन जब वो थे तब वो घर पर थे, लेकिन आज जब नैब की टीम हिरासत के लिए वहाँ पहुँची तो वो घर पर नज़र नहीं आए। शहबाज शरीफ ने जो वादे किए वो हमने आपको याद दिलाए। वापसी पर जब वो आए और एक्टिव नजर आए, उन्होंने ये तक कहा था कि उन्हें कोरोना पर कौमी टास्क फोर्स के सरबराह बनाने का मुतालबा भी किया था और साथ ही शहबाज शरीफ ने जल्द नवाज शरीफ साहब की हार्ट सर्जरी की खबर भी सुनाई थी। लेकिन 2 माह गुजर गए हैं, ना शहबाज शरीफ कौम के साथ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते नजर आए हैं और ना ही बड़े मियाँ साहब की हार्ट सर्जरी हो सकी है। वैसे तो शहबाज शरीफ की तरक्याती कामों के हवाले से जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो खासी मशहूर है और वो दिखता भी है। लेकिन इस बार नैब से बचने के लिए खादमे आला ने पंजाब में जो स्पीड दिखाई है वो काबिल तारीफ है। और अब नैब की टीम शहबाज शरीफ के एक घर से दूसरे घर का चक्कर लगा रही है, लेकिन शहबाज शरीफ मिल नहीं रहे। ऐसे में सवाल भी यही है कि आखिर शहबाज शरीफ है कहाँ। नून लीग की जो इस वक्त इंतजामिया है वो भी ये बताने से कासिर है कि शहबाज शरीफ पंजाब में जो उनके घर हैं उनमें से किस घर में मौजूद है, कहाँ पर है, ना वो पता नैब टीम को बता रही है और ना ही वो मीडिया पर ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ यहाँ पर खासकर दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, ना सामने आ रहे हैं, ना को बयान दे रहे हैं। नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शहबाज शरीफ फिर कहाँ पर है, क्यों उनके बारे में कोई बयान सामने नहीं आ पा रहा। नईम, ये बताइएगा कि अभी मीडिया टॉक भी की नून लीग के कुछ रहनुमाओं ने, ना उन्होंने बताया शहबाज शरीफ कहाँ पर हैं, ना नैब टीम ये पता लगा पाई है कि शहबाज शरीफ कहाँ पर हैं। आप बताइएगा, कुछ जराए की जानिब से बताया जा रहा है, कुछ सामने आ सका कि शहबाज शरीफ कहाँ हैं या मुमकिन तौर पर कहाँ हो सकते हैं वो? जी सिद्रा, शहबाज शरीफ यहीं पर हैं, इसी शहर में, लाहौर में ही हैं और उनकी प्रोटेक्टिव बेल भी हो सकता है कुछ देर बाद वो हो जाए, कल तक, क्योंकि कल उनकी बेल पिटीशन जो है उसकी समाअत होनी है। जो ज़राए का कहना है और कुछ जो नज़र भी आ रहा है, लगता यह है कि इस दफ़ा जो शहबाज शरीफ साहब को की गिरफ्तारी का और जो नैब की टीम आई वो कहीं ना कहीं कुछ मुखबरी ज़रूर हुई है शहबाज शरीफ साहब को। यानी उन्हें पता था कि उनके वारंट जो हैं वो जारी हो चुके हैं
और इसको देखें ऐसे कि एक तो कल उन्होंने पिटीशन जो है वो अप्लाई की थी, आज समाअत थी। हालांकि उससे पहले 2-4 दिन पहले ये वारंट जो है वो हो चुके थे। पिछली दफ़ा जब गिरफ़्तार हुए थे शहबाज शरीफ, तो उस वक्त क्योंकि उन्होंने होना था गिरफ़्तार, मुखबरी नहीं हुई थी, कैमोफ्लाज हुए कि साफ़ पानी में उन्हें बुलाया गया केस में और आशियाना में उनकी गिरफ़्तारी हो गई। लेकिन इस मरतबा जो है समझ ये आ रही है, और मैं आपको मोतबर ज़राए जो मुस्लिम लीग नून के भी हैं सीनियर और दूसरी जानिब भी जो हुकूमती हैं, दोनों तरफ से ये इतलात यही मुझे मिली हैं कि ये मैच कहीं ना कहीं कोई फिक्स भी लगता है। शहबाज शरीफ को ये पता था कि आज उनकी गिरफ्तारी होनी है या उनके वारंट हैं, और फिर नैब भी एक बहुत कह लें कि थोड़ा सा बस दिखावे की हद तक वो आए, और अब ये इतलात हैं कि वो वापस हेडक्वार्टर अपने ऑफिस में चले गए हैं। और यानी ये बताना था किसी न किसी को, जो भी, अगर जैसे मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये नैब न्याजी गठजोड़ कहती है, हुकूमत पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं, तो फिर है कि अगर उनकी बात मान ली जाए तो हुकूमत को ये सिर्फ बताना था कि वो सीरियस हैं और शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं। लेकिन ये मुझे कंफर्म किया है दोनों साइड से कि शहबाज शरीफ को ये बात पता थी, उन्हें इल्म था, इसीलिए वो कल ज़मानत के लिए भी गए हैं। उनकी कल इम्कान है शायद हो भी जाए, लेकिन जो आज वो रूपोश हुए हैं पहले, वो पिछली दफ़ा नहीं हो सके थे। पिछली दफ़ा उनकी बआसानी गिरफ्तारी हो गई थी, इस दफ़ा उन्हें पता चल रहा है। एक और मुस्लिम लीग नून का अहम रहनुमा है, वैसे तो 5-6 लोग हैं जिनके केसेस चल रहे हैं, जो अभी पेशियां भुगत रहे हैं। उनमें से एक जो है, उनको तो किसी ने पहले बताया भी था कि आप अपनी ज़मानत करवा लें, क्योंकि हो सकता है कि ये आपकी गिरफ्तारी तक जाना पड़े। वही पैटर्न नहीं, ये जो तमाम बातें आप कर रहे हैं, ये इस सारी स्टोरी में ज्यादा तशवीश पैदा कर रही हैं। खालिद अजीम साहब, जिस तरह से नईम अशरफ भट्ट ने ये कहा कि शहबाज शरीफ का पहले से जमानत करवा लेना, और आज उनको ये मालूम था किसी हद तक कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है या उनको हिरासत में लिया जाने वाला है, वो ये कह रहे हैं कि मैच दोनों जानिब से फिक्स लग रहा है। लेकिन जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इससे पहले भी इसकी तरफ इशारा कर रही थी। मुमकिन है शहबाज शरीफ साहब को कहीं से कोई इत्तला भी मिली हो, लेकिन मैं रेफर करूंगा नैब की चंद दिन पहले एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी, जिसको कहा जा सकता है कि वो शहबाज शरीफ स्पेसिफिक प्रेस रिलीज थी। अच्छा। और उसमें उनका कहना यह था कि हमने शहबाज शरीफ के हवाले से जो उनके खदशात हैं उनको दूर करने के लिए तमाम इकदाम कर लिए हैं। वहाँ शीशा लगवा दिया है, वहाँ पे हमने मास्क भी जो है वो ज़रूरी कर दिया है, वहाँ पे हमने सैनिटाइज़र भी रखवा दिया है, और वो सारे मामला जो है उनके सवालात का जवाब उनको देने के लिए आना होगा। तो उससे ये लग रहा था कि वो गिरफ्तारी का माहौल पैदा किया जा रहा है, और जिन लोगों की भी गिरफ्तारी हैं वो इसी अंदाज में हुई हैं कि वो वहाँ पे, उसमें मुझे ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी याद आती है। ये तो दुरुस्त बताया नईम ने कि इनकी गिरफ्तारी इस तरह से है कि बुलाया इनको, पानी के केस में गया था और बाद में आशियाना के केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बाकी तमाम लोग ऐसे ही हैं जो वहाँ पे गए हुए और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसमें एक दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और जिसमें आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस बात को भी उठाया गया है कि 133 दिन शहबाज शरीफ जो हैं वो नैब की तहवील में रहे हैं। वो आशियाना केस में उनको गिरफ्तार किया गया था। अब उस गिरफ्तारी के दौरान ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है इससे पहले शर्जील मेमन केस में कि जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं 9A4 के तहत, सेक्शन 9A4 जो नैब की है, जिसमें करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का मामला है, जब उसमें आप गिरफ्तार करते हैं तो 9A5 यानी जो एसेट बियॉन्ड मीन्स है उसको भी आपको साथ देख लेना चाहिए था। तो क्या इन्होंने उस वक्त इनके असासे जो है उनकी छानबीन नहीं की थी? 133 दिन जो इन्होंने जेरे हिरासत रखा, क्योंकि कोर्ट कह चुकी है कि उसको भी साथ आपको देखना। 12 सब सेक्शंस हैं वो 9A के, जिसमें उन जुराइम की तफसील दी गई है, जुर्म के तरीक़ाकार की तफसील दी गई है कि कौन सी चीजें जो है वो करप्ट प्रैक्टिस में आती हैं। और हमारी इत्तला ये है कि नैब जब किसी को किसी एक केस में पकड़ती है तो वो 12 सेक्शन जो हैं उनके इतलाक के बारे में वो जायजा ले लेती हैं।
बिल्कुल खालिद अजीम साहब, ये गिरफ्तारी की जो तर्ज अमल है, जो हिकमत अमली अपनाई गई है, इस पर जो शुकूक व शुबात उठ रहे हैं, उस पर भी प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, इसी मामले पर मैं आपसे भी बात करूंगी कि ये गिरफ्तारी किस तरीके से की गई, लेकिन उससे पहले खासकर मरियम औरंगजेब ने अभी मीडिया टॉक की और उन्होंने ये कहा कि अगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान की पूरी आवाम बनी गाला का रुख करेगी। वजीर आजम को गिरफ्तार करने के लिए माजी में भी वो ऐसा कह चुकी हैं। और दूसरा, उन्होंने ये भी पूछा है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है, वजीर आजम को क्यों तलब नहीं किया जा रहा है चीनी आटा स्कैंडल के मामले में? देखिए, बात यह है कि शहबाज शरीफ ना तो फरिश्ते हैं, ना ही शहबाज शरीफ जो है वो कानून से बालातर हैं। और बात यह है कि बनी गाला का गहराव करने वाले जो है वो खुद लंदन पहुंच गए और आपके इल्म में है कि वहां पर बैठ के ठंडी हवाओं में एस्प्रेसो कॉफी पी रहे हैं। और मामला ये है कि यहाँ पर मामला शहबाज शरीफ 3 बार के वजीर आला रह चुके हैं और उनके ऊपर केस, एक ओपन एंड शट केस सामने उनके ऊपर आ गया है कि किस तरीके से बेनामी कंपनियां बनाकर जो है वो कमीशन की, किकबैक की, रियल एस्टेट डेवलपर से पैसे लिए जाते थे और बाद में उन्हीं बेनामी अकाउंट से पैसे शहबाज शरीफ के अकाउंट में जमा होते हैं, जहां से वो अपनी अहलिया के लिए विस्परिंग पाइन के अंदर फ्लैट भी खरीदते हैं, 96H मॉडल टाउन का घर भी खरीदते हैं। इनकी 80% दौलत जो है वो टीटियों के जरिए आई है। ये टीटी शरीफ बन चुके हैं। जरदारी जो है वो जाली अकाउंट के सरबराह निकले, ये टीटियों के सरबराह निकले। ये ठीक फरमाते थे कि एक धेले की करप्शन नहीं है, यहाँ पर तो थैले भर भर के, बोरियां भर भर के अरबों रुपए की करप्शन का मामला है। 17 अरब रुपया जमा हुआ है। वो मुलाजमीन जो इनके पास 18,000 रुपए तनख्वाह में इनकी कंपनी में चाय पिलाने का काम करते हैं, उनके अकाउंट में करोड़ों रुपया आया और वो करोड़ों रुपया बाद में इनके अकाउंट के अंदर जमा हो गया। तो जब इनसे ये सवाल पूछते हैं तो पहली बार हमने देखा कि कभी नैब के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा देते हैं, कभी जो है वो कोरोना का बहाना करते हैं, कभी जो है वो बीमारी की आड़ लेते हैं। और आज लेकिन फारूक हबीब साहब, आज उन्होंने ये कहा है कि ये शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, ये माहौल क्रिएट करना इस वक्त कोरोना पर हुकूमती नाकाम पॉलिसी से तवज्जो हटाने के लिए किया गया। ये है कि कोरोना का मामला जो है वो अलग है, क्या जो है वो अकाउंटेबिलिटी का अमल रोक दिया जाए। जब शहबाज शरीफ हुकूमत के अंदर थे तो अवाम ने उनको मुंतखब किया था अवाम की बेहतरी के लिए। जब उन्होंने जो है वो करप्शन के ऊपर, उन्होंने चोर बाजारी के ऊपर कोई ब्रेक नहीं लगाई, तो अब कोरोना आ गया तो इसका मतलब ये एहतसाब का अमल रुक जाए। ये एक मुज़ारका केस बात है जो बात करते हैं। मेरा सिर्फ सादा सवाल है, वो कहाँ गए जो कहते थे हम शेर हैं, आज जो है वो गीदड़ बने हुए हैं, दुम दबा के जो है वो आगे भाग रहे हैं, रूपोश हो गए हैं, छुप गए हैं। अगर करप्शन नहीं की, आपका दामन इतना साफ है तो आप कहे ना मैं हाजिर हूँ, नैब आए मुझे गिरफ्तार। क्यों नहीं कहा जा रहा कि हाजिर हैं? क्यों नहीं कहा जा रहा कि हाजिर हैं? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लें। जावेद लतीफ साहब, अभी ये फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अपनी करप्शन छुपाने के लिए करप्शन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए रूपोश हो रहे हैं। और खासकर उन्होंने ये कहा है कि अगर इतना ही दामन साफ है तो सामने आकर जवाब दे दें और हिरासत में दे दें अपने आप को, या कोई स्टेटमेंट अपने बारे में दे दें। नहीं, मैं एक बात कह दूं, बाकी तो सारे जो ज़्यादा गंदा बोलता है उसको इमरान खान करीब कर लेते हैं, ये इनकी बेचारों की मजबूरी है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बात सीधी सी है कि कोई ये तो बताए कि नैब ने एक शख्स को कितनी दफ़ा गिरफ्तार करना है, और अगर आप गिरफ्तार करते हो तो फिर आप साफ पानी में, आप गंदे नाले इन्वेस्टिगेशन में, आप सासाजात में, आप दीगर जो भी इश्यूज हैं, हम नहीं कहते कि उसमें आप इन्वेस्टिगेट ना करें, आप इन्वेस्टिगेट करें, रेफरेंस बेशक अलग अलग बना लें, मगर ये क्या तरीका है कि जब आपको जरूरत होती है किसी को गिरफ्तार करने की तो नैब का हथियार आप इस्तेमाल कर लेते हो। मुझे ये बताएं कि ये तो 1 माह से लगे हुए थे कि फलां शख्स जो है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और ये बात मैंने 1 महीना पहले कही थी कि इन्होंने फैसला कर लिया है कि ये 4 लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून के, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो आज वही चीज़ें सामने आ रही हैं। मुझे ये बताएं कि आज जो इन्होंने वारंट गिरफ्तारी जो दिखाया उसमें 28 मई की डेट है, और अगर शहबाज शरीफ आज पेश होते भी 2 जून को तो गिरफ्तारी वारंट तो वो 28 तारीख के। अच्छा मियां साहब, हमें ये बताइएगा, आज चले नैब की टीम वहां पर पहुंची, शहबाज शरीफ साहब हैं कहां पर? आपके पास मालूमात हैं वो कहां हैं? लाहौर में हैं, किस घर में हैं, किस जगह पर हैं?
मेरे पास कोई मालूमात नहीं, अगर होती भी तो मैं आपको बताता। नहीं मियां साहब, मैं आपसे इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि वो वहां पर लाहौर में मौजूद है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अब मेरे पास तो कोई ये मालूमात है नहीं कि वो किस जगह हैं, लेकिन अगर होती भी तो मैं आपको बताता। लेकिन मियां साहब आप ये बताएं कि क्या वो, आपके कहने का मतलब ये कि वो रूपोश हो गए? नहीं, यकीनन आप ये देखें कि यहाँ कोई कानून नाम की चीज ही नहीं है कि एक पिटीशन दायर की हुई है हाई कोर्ट में, तो उसका इंतजार भी नहीं किया जा रहा। कल 11 बजे लगी हुई है और आप 11 बजे का इंतजार नहीं कर रहे और आप उनको गिरफ्तार करने के लिए चले गए हो। और ये साफ जाहिर होता है कि नैब को जिस तरह चाहते हैं इमरान खान साहब उस तरह इस्तेमाल किया जाता है और जिसके खिलाफ चाहते हैं उसके खिलाफ उसी वक्त वो हरकत में आ जाता है। मुझे कोई ये तो बताए ना कि आप ये फॉरेन फंडिंग केस, आप बिलियन ट्री, वो मेडिसन स्कैंडल, वो कहाँ गए? हेलीकॉप्टर केस किसी को बुलाया? और ये जो 300-350 अरब का जो घपला डाका डला है चीनी पे और गंदम आटा स्कैंडल जो है, मियां साहब उस तरफ ले जाने की बजाय आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं मुझे दिया कि मियां शहबाज शरीफ साहब इस वक्त रूपोश हो गए। आपकी बातों का मतलब यह। दूसरी बात यह कि जब उनको गालिबन ये मालूम था कि आज उनकी गिरफ्तारी होने वाली है, उन्होंने कल ही इसके लिए जमानत करवा रखी, यानी कि उनको आज पता था कि वो गिरफ्तार होंगे, इसलिए वो रूपोश हुए हैं। आज वो मंजरनामे पे नजर नहीं आ रहे। उन्हें आज मालूम नहीं हुआ, उन्हें आज से 1 महीना पहले का इल्म है कि आज के दिन के हवाले से ने ये फैसला किया हुआ है कि कोरोना से जो मरता है मर जाए, मगर उस पे काबू पाने की बजाय ये शरीफ फैमिली पर काबू पाना चाहते हैं, ये अपोजिशन की क़यादत पर काबू पाना चाहते हैं। ये समझते हैं कि अपोजिशन के लोगों को पकड़कर शायद मईशत भी ठीक हो जाएगी, शायद कोरोना पर भी ये काबू पा लेंगे और दुनिया में वाह वाह कराएंगे। तो अगर हमारी गिरफ्तारियों से मियां साहब आप कह रहे हैं कि कोरोना से तवज्जो हटाने के लिए, नाकाम पॉलिसीज को छुपाने के लिए, जाहिर बात है आप अपोजिशन में आपकी तनकीद करना बनती है, लेकिन ये बताइए कि शहबाज शरीफ ने भी तो कुछ ऐसा ही कहा था ना कि वो कोरोना में रजाकाराना तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे, आवाम के साथ मिलकर खड़े होंगे। वो बाहर से पाकिस्तान आ गए, लेकिन अब यहाँ से नैब में क्यों पेश नहीं हो रहे? भाई मैं आपको सिदरा ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे आप ही बता दें कि नैब एक दफा नवाज शरीफ को गिरफ्तार करती है तो तमाम जो उनको खदशात, जो तहफ़्फ़ुज़ात, जो उन पर इल्ज़ाम है उसकी इंक्वायरी मुकम्मल क्यों नहीं कर लेती? नंबर 1। नंबर 2, आप मरियम नवाज शरीफ को गिरफ्तार करते हो, आप शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करते हो, आप हमजा शहबाज फैमिली के तमाम मेंबरान को आप गिरफ्तार कर लेते हो और गिरफ्तार करने के बाद कोई चीज साबित नहीं कर सकते और फिर नए तरीके से नया इल्जाम लगा के आप फिर गिरफ्तार करने की कोशिश करते हो या कर लेते हो। मुझे ये कोई बताए कि पाकिस्तान में कोई कानून है, और अगर है तो सिर्फ इनके लिए, इमरान खान एंड कंपनी के लिए, और क्या कानून आज कोई अदारा ऐसा है जो इमरान खान से ये पूछ सके कि 2 साल की करप्शन क्यों कर रहे हो? कोई पूछ सकता है कि मकबूजा खालिद अजीम साहब, ये जो सवाल मियां जावेद लतीफ साहब कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, इमरान खान साहब से क्यों नहीं पूछा जा रहा? और इसके अलावा करप्शन के हवाले से भी बात करें कि करप्शन एक धेले की फिर से साबित नहीं हो रही, ये वही बयान है जो माजी में भी दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस सारी सिचुएशन को कोरोना के मामले से क्यों जोड़ा जा रहा है। और देखिए, ये तो बयानात इस किस्म के आया करते हैं अपोजिशन में जो भी होता है। अब ये इसकी कोई तखसीस जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है। जब कभी भी अपोजिशन की किसी रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो आमतौर पे यही तासुर दिया जाता है कि ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं फिर ये जो बात है इसकी इस हद तक जरूर तायद करता हूँ, और मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला उठा था शर्जील मेमन केस में कि जब आप किसी शख्स को गिरफ्तार करते हैं तो जो भी उसके साथ जुड़े हुए इल्जामात हैं और ख़ास तौर पे उसके असासों का जायजा तो आपको उसी वक्त ले लेना चाहिए। इसलिए बाकी और किसी चीज की डेवलपमेंट में गिरफ्तारी जो है उसका तो कोई जवाब बनता है, लेकिन असासाजात की नए सिरे से कुछ छानबीन होना ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं आपको एक मिसाल ये दे देता हूँ कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो उनको जब गिरफ्तार किया गया LNG केस में तो साथ ही उनके असासों की छानबीन हुई और खाली उनकी नहीं, उनकी पूरी फैमिली की हुई।
और उसी की बिना पे एक ज़िमनी रेफरेंस जो है उसी वक्त तैयार कर लिया गया था, जो उनके बेटे के अब्दुल्ला शाहिद के बेटे के असासों से मुतालिक है। अब वो सारी चीज जो है वो एक ऐसा मामला है कि जो पहले से बना हुआ है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको रिहा हुए भी खासी मुद्दत गुजर गई है और उसके बाद ये सारी चीज जो है वो अब सामने लाई जा रही है। तो इससे थोड़े से नैब की जो कारकर्दगी है उसमें सवाल तो उठ रहे हैं। दूसरी बात जो आप ये कर रहे हैं कि जी वो धेले की करप्शन और ये सारी चीजें, ये इसलिए हो रहा है कि आप चेयरमैन नैब साहब जो हैं उनके आप बयानात देख लें, उसमें वो कभी बताते हैं कि 175 अरब रिकवर कर लिए हैं, कभी 196 अरब रुपए का फिगर बताते हैं। उसमें ये तो बताएं कि क्या कोई 1 रुपया है किसी सियासतदान से रिकवर किया है? सही। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये जो सियासतदानों की गिरफ्तारियां हैं उसमें मैं ये समझता हूँ, खुद मेरी कुछ जो पीटीआई के जिम्मेदारान हैं उनसे ये बात हुई और उनका कहना है कि नैब की जो इस अंदाज की कारकर्दगी है जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसने हमें भी परेशान कर रखा है और हमारा सारा केस जो है वो बिगाड़ के रख देते हैं। हमारे लिए परेशानी हो जाती है कि गिरफ्तारी तो की जाती है और निकलता कुछ नहीं है, और उसकी वजह से खालिद अजीम साहब, फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी ये जो आपने बात की है, ये इस पॉइंट पर मैं उनसे भी बात करूंगी। फारूक हबीब साहब, ये खालिद अजीम साहब जो बात कर रहे हैं कि नैब गिरफ्तारी तो कर देता है लेकिन उसके बाद सारा मामला बिगाड़ देता है, मिस हैंडल कर देता है सारा मामला, क्या ऐसा ही है? और आज की इस गिरफ्तारी को भी हम इस तरह से देख सकते हैं? देखिए सिद्रा, बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम भी आपको देख रही है। मुझे आप ये बताएं कि पीपल्स पार्टी PMLN की हुकूमत रही है, तुम जो है जितना दिल चाहता था जिसका उसने करप्शन की, करप्शन पे अकाउंटेबिलिटी एहतसाब तो कभी इनका इशू नहीं रहा। हमेशा मुकमुका की सियासत होती थी, कभी जो है वो तीसरी बार वज़ीर आज़म बनाने की शर्त पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता था, कभी मिसाके जमहूरियत के नाम पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता था, कभी NRO ले लिए जाते थे। ये पहली बार है कि इदारा जो है वो अपना काम कर रहा है, अपने कानून के मुताबिक काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। पहली बार जो है वो सही तरह से इनको हाथ पड़ा है, पहली बार जो है वो इनको सजाएं हुई हैं, पहली बार जो है वो हकाइक सामने आ रहे हैं, सबूतों के साथ आ रहे हैं। ये जिन लोगों ने करप्शन की है, ये लोग जो है वो बड़ा वाइट कॉलर क्राइम इन्होंने किया, बड़ी इन्होंने जो है वो जिस तरह फ्रंट कंपनियां बना के करप्शन की, पहले ये चीजें मंजरे आम पर नहीं आती थी। आज जब तहरीक इंसाफ के मंशूर का ये हिस्सा था, जब हम शुरू से ये बात करते थे कि करप्ट लोगों का एहतसाब होना चाहिए, सिलसिले को आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि जहां पर अब रेफरेंसेस कायम हो रहे हैं, जहां पर सबूत सामने आ रहे हैं, एविडेंसेस सामने आ रहे हैं, तो रकूम भी वापस होंगी, इससे कोई बाहर भाग नहीं सकता। और इसको मेक श्योर किया जाएगा कि जो लूटी हुई दौलत है वो वापस कौमी खजाने में जमा करवाई जाए और कौमी खजाने से पाकिस्तान की गरीब आदमी के ऊपर आप कह रहे हैं कि एहतसाब से कोई भाग नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर तो शहबाज शरीफ नजर ही नहीं आ रहे, लेकिन वो आए क्यों थे फिर पाकिस्तान? ये नईम अशरफ भट्ट से पूछते हैं। नईम, जब एहतसाब के अमल से गुजरना नहीं था, नैब के सामने पेश नहीं होना था, तो फिर शहबाज शरीफ का मकसद क्या था पाकिस्तान आने का? वो आखिर क्यों आए थे? सिद्रा, बेसिकली जिन गारंटीज पे वो वापस आए थे वो गारंटीज किसी हद तक पूरी भी हो रही हैं, कुछ उसका हिस्सा हम कहेंगे जो कि उन्हें मुखबरी हो रही है और वो बच रहे हैं, लेकिन दूसरा हिस्सा जो कि उन्हें थोड़े से सब्ज़ बाग दिखाए गए थे, जो कि कुछ हुकूमती रहनुमा भी ये कहते हैं, लेकिन ज़राए का भी यही बताना है कि कोई कौमी हुकूमत, कोई इस तरह की बातें, और उन्होंने हिसाब यही लगाया था कि इस वक्त कोई पॉलिटिकल हालात मुल्क में इतने अच्छे नहीं हैं, हुकूमत से मामला संभाले नहीं जा रहे, आटा चीनी के बहरान हैं। उस वक्त कोरोना नहीं था, बल्कि कोरोना आ गया था, ताज़ा आया था, लेकिन उसके बावजूद वो आए। इसका जो ज़राए बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको ये कहा गया था और बड़ा क्लियर कि आप तशरीफ़ लाएं, आपको पूरा सियासत में हिस्सा मिलेगा और हो सकता है कि किसी हुकूमत साजी में भी आप शामिल हो सकें। लेकिन मामला यहाँ पर बिल्कुल बदल गया। कुछ वजूहात ऐसी थीं जो बनी जिसकी वजह से वो अभी तक तो वो जो सब्ज़ बाग हैं वो पूरे नहीं हुए, लेकिन ये कंफर्म है कि जहाँ से जो भी अफराद थे या लोग थे जो कि जिनके साथ शहबाज शरीफ का रब्ता था और अभी भी है और इनकी जमात का है, सब लोगों का, वो इनको बचा भी रहे हैं और मुखबरी बिल्कुल हो रही है। और मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि एक रहनुमा मुस्लिम लीग नून के ही कई हैं जो जिनकी पेशियाँ हो रही हैं, होती हैं,
उनको तो क्लियर कहा गया और उनके अलावा भी कुछ लोगों को पेशियों से पहले बताया गया कि ज़मानत कराए बगैर आप पेश ना हो सकता है कि गिरफ्तारी हो जाए। तो वो फिर ज़मानतें भी कबल गिरफ्तारी हुई। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब का आप कंपैरिजन करें कि पिछली दफ़ा जो गिरफ़्तार हुए थे, इस मरतबा उनको साफ जो है वो पता भी लग रहा है चीज़ों का, वो बच भी रहे हैं। और देखें कि नैब की टीम आई, ठीक है, यानी शहबाज शरीफ को इस बात का इल्म था कि उनको हिरासत में लिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, इसलिए वो आज रूपोश हो गए हैं। और इसके साथ साथ बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आपने ये भी दी है कि ये मैच दोनों जानिब से फिक्स नजर आता है, लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आएगा कि जबकि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। खालिद अजीम साहब, फारूक हबीब साहब, मियां जावेद लतीफ़ साहब और नईम अशरफ भट्ट, आप सबका नाज़रीन, प्रोग्राम में अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। कराची की सड़कों पर कल से SOPs के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त मिल गई है और ऐसे में वजीर बराए ट्रांसपोर्ट ने कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली के हवाले से हिदायत जारी करते हुए ये कहा कि तमाम ट्रांसपोर्टर्स को SOPs पर अमल करना पड़ेगा। SOPs पर अमल ना किया गया तो गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी और उन्होंने इसके साथ खबरदार भी किया कि जिस गाड़ी में मास्क सैनिटाइजर नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी कि एहतियात करनी होगी। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि मंजूर शुदा अड्डों से गाड़ियां निकलेंगी, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी और कराची में ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बहाल हो गई है। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी ने ट्रांसपोर्ट की इजाज़त देने पर वज़ीर आला सिंध और वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने ऐसे में ये हिदायत की कि अमल दरामद को यकीनी बनाने का वादा करते हुए बस में फासले से मुसाफिर को बिठाया जाएगा। इंशाअल्लाह कल सुबह से कराची में ट्रांसपोर्ट, इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट, जो कराची शहर की ट्रांसपोर्ट है, उसका ऐलान करते हैं कि वो कल से इंशाअल्लाह कराची में स्टार्ट हो जाएगी बशमूल ऑनलाइन सर्विसेज के। आज मीटिंग इसलिए ट्रांसपोर्टर्स को सबको बुलाया गया था और मीटिंग तफसीली इसलिए हुई कि SOPs पे इम्प्लीमेंट करवाना लाजमी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा तैमूर तालपुर हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्रांसपोर्ट सर्विस तो बहाल कर दी गई, SOPs क्या है ये वाज़े तौर पर हमें बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इन पर अमल दरामद करवाने की हिकमत अमली क्या होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ट्रांसपोर्ट तो हमने खोल दिया है। प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, ऊपर से हम क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को भी फॉलो कर रहे थे तो हमने ये अहम कदम आज उठाया है। ट्रांसपोर्ट तो हमने खोल दिया है पर हमने बहुत ही ज़्यादा सख्ती रखनी है क्योंकि बहुत दुख से और बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि आज भी इन हालात में जब इतनी डेथ्स हो रही हैं, जब इतना हाई रेट हो गया है वायरस का फैलने का, फिर भी लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये सिंध हुकूमत की और ये अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ये मेक श्योर करें कि ट्रांसपोर्टर्स SOPs का ख्याल करें, उनकी गाड़ियों में मास्क, सैनिटाइजर्स होने चाहिए, जहाँ ज़रूरत है ग्लव्स पर भी सख्ती की जाएगी कि वो ग्लव्स भी इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग जितनी भी कर सकते हैं उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। लेकिन तैमूर साहब, ये हमें बताइएगा कि जब एक बस के अंदर सीट बाय सीट एक मुसाफिर बैठा होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे में आप कैसे मेंटेन करेंगे? नहीं, उसमें हमारा प्रपोजल ऑलरेडी जा चुका है कि सीट टू सीट मुसाफिर ना बैठें और वो कुछ डिस्टेंस उनके बीच में हो। प्लस जैसे कि मैंने कहा, मास्क पहनने से जो दो लोग बैठे हुए हैं तो उनकी जो रेशो होता है वायरस कैच करने का वो काफ़ी कम हो जाएगा इस हिसाब से। और इन बसों को डिसइंफेक्ट करवाने के लिए क्या इकदाम होंगे? रोजाना की बुनियाद पर अगर इनको डिसइंफेक्ट करना पड़ा तो उस पर हुकूमत क्या करेगी? ये रोजाना की बुनियाद पर नहीं डिसइंफेक्ट होंगे, ये अपने टूर के हिसाब से डिसइंफेक्ट होने चाहिए। अच्छा। जो हम SOPs देंगे उनमें जब एक बस एक रूट पर अपना ट्रैवल पूरा करती है उस वक्त उसे फिर से किया जाएगा और जब वो अपना रूट लाके वापस रोकती है तो उसे एक बार फिर से डिसइंफेक्ट किया जाए ताकि जब लोग उतरते हैं तो कम से कम उसमें ख़तरा हो इस वायरस के फैलने का। तैमूर साहब, ऑन द अदर साइड, जिस तरह से आपने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से प्रेशर बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से ये फैसला करना पड़ा, सिर्फ प्रेशराइज होकर ये फैसला किया गया है और अगर इसके नताइज कुछ इसके बरक्स आते हैं, जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में कोरोना वायरस अगर ज़्यादा फैल जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके बाद सिर्फ क्या इल्ज़ाम तराशी होगी या इसकी जिम्मेदारी कबूल की जाएगी? देखिए जी, आपको पता है, अवाम जानती है कि सिंध का वाहिद सूबा है
जहाँ पर चीफ मिनिस्टर सिंध बहुत सख्ती के साथ पूरी उन्होंने कोशिश की कि वो पर्सुएड करें फेडरल गवर्नमेंट को कि ये लॉकडाउन कैरी ऑन हो, पर क्योंकि वज़ीर आज़म साहब की अपनी जो सोच थी वो अलग थी और उन्होंने सब सूबों को जब एक SOP दी कि लॉकडाउन ख़त्म करने की, तो हमें भी ये करना पड़ा। ये स्टेप सिंध हुकूमत ने खुशी से नहीं लिया, मजबूरन लिया है। और ज़ाहिरी बात है इसमें सियासत करने की तो कोई बात ही नहीं है, पर जब इस तरह से जिस तरह से अभी केसेस बढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से एक वक्त आएगा जब बहुत करीब हमें फिर मजबूर होके और शटडाउन देना पड़ेगा। यानी कि पीपल्स पार्टी का अभी भी ये मौक़िफ़ है कि एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की जानिब जाना पड़ेगा। अभी ये फैसला मुमकिन हालात के पेश नज़र या प्रेशराइज होकर किया गया। आप हमारे साथ ही रहिए। तैमूर साहब, एक मामले पर भी आपसे बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, जिस तरह से कल वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि अब सयाहत खोलने पर भी गौर किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन तो आज हमने देखा कि खुल गई है, हमें ये बताइएगा कि KP के गवर्नमेंट ने इस हवाले से तैयारी कर ली है, किस हद तक तैयारी है और क्या मालूमात हैं, कौन कौन से पॉइंट्स खोले जाएंगे? तारिक आफाक साहब, हमें बताइएगा कि किन किन पॉइंट्स को खोलने की मालूमात आपके पास हैं और कितनी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है सयाहत खोलने के हवाले से? देखिए, सियाहत खोलने के हवाले से पहले तो वो तमाम इलाके जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं और जहाँ पे सियाह आते जाते रहे, जैसे हमारे यहाँ पे शुमाली इलाका जात में देखें तो गलियात का इलाका हो गया, स्वाद कलाम, ये कुमराट वगैरह। तो अभी तो यहाँ पे ये था कि कोरोना की वजह से ये तमाम इलाके बंद थे। अब वहाँ पे जो ना SOPs के तहत ये तमाम इलाके खोले जा रहे हैं और खोलने के बाद जो ना फिर यहाँ पे सियाहों की आमद शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वो तमाम इलाके हैं कि जो अभी तक इसको एक्सप्लोर नहीं हुए थे, बल्कि जो सियासी पॉलिसी बनाई थी सूबाई हुकूमत ने, तो उस सियासी पॉलिसी में उन्होंने उन मकामात की निशानदेही करके उनको सियासी दर्जा दे दिया था, सियासी मकाम का दर्जा दे दिया था। उसमें बहुत सारे ऐसे इलाके थे, लेकिन बदकिस्मती से यह था कि जब यहाँ पे आतिफ खान वजीर सियाहत थे तो उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया था जिस तरीके से काम करना चाहिए था। अब यकीन जानिए, मैं कह रहा हूँ कि जो फितरी इलाके हैं यहाँ पे, फितरी हुसन से मालामाल, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो इस वक्त अनएक्सेप्टेबल है, जहाँ पे इंसान की रसाई नहीं है। मैं भी गुज़श्ता एक हफ्ते घूम फिर के आया हूँ। अब अगर आप चले जाएं शांगला में देख लें तो शांगला में बेपनाह ऐसे मकामात हैं कि जिनको जनाब सियासी मगर मराकज़ का दर्जा दे सकते हैं, और जहाँ पे अगर सयाह आएंगे तो उनको यकीन जानिए वो ऐसे नज़ारे मिलेंगे कि जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो उन तमाम, लेकिन जब से ये महमूद खान ने वजारत खुद अपने हाथ में ले रखी है तो उसके बाद से अब यहाँ पे सियाहत के फरोग के लिए अमली इक़दामात और जो अमली कोशिशें हो रही हैं वो सामने नजर आ रही हैं। ठीक, यानी कि तैयारी शुरू हो चुकी है इस मामले पर। अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये सयाहती मकामात कब तक खोले जाते हैं। तारिक आफाक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में अगले अहम मामले की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान में अवाम सरकार से कितने भी नाखुश हों, मगर जब सरकारी नौकरी की बात आती है तो किसी का भी ये ख्वाब पूरा होता दिखाई देता है, किसी का नहीं पूरा दिखाई देता। लेकिन सूबों में सरकारी नौकरियों के लिए कोटा मुख्तस है और एक सूबे का शहरी किसी दूसरे सूबे के सरकारी महकमे में मुलाजमत हासिल नहीं कर सकता। इसी तरह ग्रेड 1 से 15 तक की नौकरियों पर उस जिले के लोगों का हक तस्लीम किया गया है। और अब सिंध में खुसूसन ये इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि जाली डोमिसाइल के जरिए सूबों के मकामी अफराद के हक पर डाका मारा जा रहा है। एक तरफ MQM है जो कहती है कि सिंध में सरकारी नौकरियों पर शहरी इलाके के लोगों को महरूम रखा जा रहा है, दूसरे इजलास से आने वाले लोग जाली डोमिसाइल के जरिए सरकारी मुलाजमतें हासिल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ GTA और कौम परस्त जमातें भी इस बात पर एहतजाज कर रही हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले अफराद सिंध के जाली डोमिसाइल बनवाकर अहम ओहदों पर फाइज हो चुके हैं। MQM इस सिलसिले में अदालत में दरखास्त भी दायर कर चुकी है और सिंध असम्बली में करारदाद भी जमा करा चुकी है। GTA ने भी सिंध असम्बली में जाली डोमिसाइल के खिलाफ करारदाद जमा करा रखी है। और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने जाली डोमिसाइल की तहकीकात के लिए एक 3 रुकनी कमेटी कायम की है। इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात, क्या बातें सामने आई, वो आपको दिखाते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन माजे दुश्मन इदारा है। पब्लिक सर्विस कमीशन कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर का नवाबशाह का दुश्मन। एक तरफ जाली डोमिसाइल बनाओ, फिर दूसरी तरफ 16 से 21 ग्रेड में पैसे ले लेके भर्तियां करो। एक तब 15 ग्रेड मेरा हक है ना, क्यों नहीं मेरा बच्चा पुलिस में नहीं जाएगा? क्यों आप लाड़काना से 150 पुलिस वाले यहाँ ला रहे हैं भाई, यहाँ क्यों नहीं? MQM ने ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और ये तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी से ख़ास तौर पर किए गए हैं। पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कंवर नवीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर नवीद साहब, ये हमें बताइएगा कि MQM के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या
और आप ये मामला अदालत तक भी लेकर गए, इसमें कितनी अहम पेशरफ्त हुई है और इस बात की भी निशानदेही कीजिएगा कि जिन ओहदों पर ये अफसरान फाइज हैं उनका ताल्लुक किस जमात से है, उनके बारे में क्या तफसीर है आपके पास? देखिए, 1973 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने सिंध में कोटा सिस्टम राइज किया, जिस पर ख़ुद बहुत क्वेश्चन है कि पूरे पाकिस्तान में इतने सारे सूबे हैं लेकिन ये कोटा सिस्टम 40% जिसमें शहरी था और 60% दही, ये सिर्फ सिंध में कोटा सिस्टम राइज किया गया। इस तमाम बात के नुक्ते नज़र कि ये ख़ुद एक ऐसा क़ानून था जो कि एक मुतासिबाना कह लें या जानिबदाराना कह लें, लेकिन उसके बाद अफसोस की बात ये हुई कि इस कोटे के मुताबिक भी जो सिंध के शहरी इलाके हैदराबाद, कराची, सक्कर, मीर बुखास, नवाब शाह, वहाँ के जो मुलाजमतें थीं वो भी बड़ी तादाद में जाली डोमिसाइल बनाकर शहर के बाहर के इलाके, डिस्ट्रिक्ट के बाहर के लोगों को दी गई। हमारे पास ख़ुद 3.5 लाख ऐसी जॉब्स की डिटेल मौजूद हैं जिनकी CNIC नंबर मौजूद हैं, जिनके प्लेस ऑफ बर्थ मौजूद हैं और उनको कराची में, हैदराबाद में जॉब्स दी गई। और हमने इसके लिए, मैंने ख़ुद ने असेंबली में आवाज़ उठाई, वो तमाम डिटेल मैं लेकर गया, वज़ीर आला साहब मौजूद थे, वहाँ पर मैंने इसका जिक्र किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, फिर हमारे और MPAs ख्वाजा इजहार भाई, मोहम्मद हुसैन भाई, उन्होंने इस पर बहुत बातचीत की। उसके बाद इस पर कमेटी बन गई। हमें ये बताइएगा कमर नवीद साहब, हमें ये बताइएगा कि इस कमेटी पर अब क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं MKM के? मेरी अर्ज़ सुने ना जी। उसके बाद जब इसमें कोई नतीजा, एक इसमें पॉजिटिव बात ये हुई कि जब हमने वज़ीर आज़म साहब को ये तमाम डिटेल दी, बताई, तो पहली मरतबा वफाक की हुकूमत ने नैब को एक ख़त लिखा है, ये फरवरी की बात है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। और अब हम वो ताहाल हम इस इंतज़ार में हैं कि नैब इसकी इंक्वायरी शुरू करे। और सब जगह से मायूस हो के हम अदालतों में चले गए, अदालतों में चल रहा है। अदालत में हुकूमत सिंध के जो वकील थे उन्होंने कह दिया कि नहीं, कोई इसमें बेकायदगी नहीं हुई है, लेकिन अभी केस अंडर ट्रायल है। लेकिन उसके बाद इन्होंने ये कमेटी बना दी। तो ये जो इन्होंने कोर्ट जमा कराई है, जो अपना जवाब जमा कराया है, ये तो उसकी भी खिलाफ वर्जी है कि इन्होंने इस पर कि कुछ उठी बातें कि कुछ पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोगों के डोमिसाइल बने, उनके भी नहीं बनने चाहिए। इसलिए कि जो डिस्ट्रिक्ट की जॉब है वो तो डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मिलनी चाहिए, ना कि दीगर डिस्ट्रिक्ट और ना दीगर उनके सूबों के लोगों को। और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर यह हुआ है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया उसने भी मुकम्मल जानिबदारी का मुजाहरा किया। उसने भी अपने कई रिजल्ट्स के अंदर कराची, हैदराबाद में रहने वाले किसी उर्दू बोलने वाले, किसी पंजाबी बोलने वाले, किसी पश्तो बोलने वाले को पास नहीं किया। हालांकि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग हैं कराची में हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि कराची का कोई बच्चा ना पब्लिक सर्विस कमीशन में पास हो रहा। और यही है कि आप देख लें कि कराची के रोडों पर जो पुलिस मौजूद है वो कराची के नहीं है। कराची के स्कूलों में जो असातिज़ा हैं, कमर नवीद साहब, आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्लियरली सामने आ चुके हैं। तैमूर तालपुर साहब, हुकूमत आपकी, इंतज़ामिया आपकी, ये फेक डोमिसाइल बन कैसे रहे हैं, ये हमें बताइए। ये शिकायत जो है इसके ऊपर ऑलरेडी कमेटी बन चुकी है। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को हमने इसका हेड किया हुआ है, जो कि हमारे अभी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं। एक सेक्रेटरी है हमारा सीनियर इसके अंदर जो इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। कोर्ट में ये केस वैसे ही आया हुआ है। पर मेरे ख्याल से ये तो इस बात पे तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा स्टैंड किया है कि जो जिसका राइट है उसको मिलना चाहिए। जो कराची के लोग हैं उनका राइट उनको मिलना चाहिए, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के उनको मिलना। उसी तरह से पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना रोल प्ले किया है। ये बात मेरी समझ से बाहर है कि अगर कराची में कोई हैदराबाद का SHO आके लगता है या खैरपुर का बंदा हैदराबाद या कराची में आता है तो इनसे किस चीज़ का इनको है। सिंध पुलिस जो है पूरे सिंध की पुलिस है, वो कोई कराची की पुलिस अलग नहीं है, हैदराबाद की पुलिस अलग नहीं है। तो आपको ज़रा ये माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए इस किस्म की बातें करके MKM को।
अपना पुराना स्टांस आपको चेंज कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से अल्ताफ़ हुसैन साहब सरबराह नहीं रहे आपके कि आपको मजबूरी हो किसी की इस तरह से सपोर्ट करने की। सिंध एक ही है और सिंध में हर शहरी को हम बराबर देखते हैं और हमेशा उनको उनका राइट उनके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मिलता है और मिलता रहेगा। लेकिन तैमूर तालपुर साहब, अब जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर आपकी जानिब से काम होना चाहिए, आपकी जानिब से जो इसमें पेशरफ्त है वो जल्द सामने आनी चाहिए। आप प्रोग्राम में साथ थे और कुंवर नवीद साहब आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम में एक अहम मामला कि अमेरिका में क्या हो रहा है, हालात कैसे हैं, इस पर बात एक ब्रेक के बाद। अमेरिका की सूरत हाल आपके सामने है। चंद रोज़ कबल अमरीकी पुलिस एहलकार के हाथों से अफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला ये जारी है, जिसके बाद ये सारी सूरत हाल पेश आ रही है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साजिद तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो अमेरिका में नस्ली तासुब के बढ़ते हुए वाक़यात और इस पर सदर ट्रंप का सख्त लबो लहजा हालात को किस जानिब ले जा सकता है? क्या मुत्तहिदा अरब अमारात अमेरिका और अब पाश होने के करीब है? अमरीकी पुलिस के बढ़ते हुए मुतासिबाना रवैये की वजह नाकिस तरबियत है या ट्रंप के आने के बाद इस नासूर को रियासती सरपरस्ती हासिल हो गई है? इस पर बात करते हैं। साजिद तारड़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद तारड़ साहब, पहला सवाल आपसे है कि ट्रंप साहब का रवैया जलती पर तेल का काम कर रहा है और ऐसे सेंसिटिव मामले को पॉलिटिकल एंगल वो क्यों दे रहे हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि ये मामला एक इलेक्शन मुहिम का हिस्सा है? देखिए, मैं सबसे पहले यहां से शुरू करना चाहता हूं। ये बराक ओबामा साहब के पीरियड में जो बीज बोए गए थे, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि फर्गुसन, शार्लट और बाल्टीमोर जिस तरीके से जला था उस दौर में और एंटी पुलिस उनकी पॉलिसी थी और वो लॉलेस बिहेवियर को एंटीफा जो एंटी फाशिस्ट मूवमेंट है जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ऑलमोस्ट अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के बहुत करीब हैं, उसको वो प्रमोट करते रहे हैं। अगर किसी को शक हो तो वो बराक ओबामा पीरियड में उनकी अपॉइंटमेंट्स को गूगल करके देखे, उनकी सारी अपॉइंटमेंट्स जो रेस बेस्ड थी। तो इन चीजों के बीज जब बोए जाते हैं तो उनकी फसलें कुछ अरसे बाद काटी जाती हैं। आज वो फसलें कट रही हैं। यहाँ पे एहतजाज नहीं हो रहा, लूटिंग हो रही है। आप जरा गौर से देखें, हर इंसान माल में जाके स्टोरों को तोड़ के वहां से सामान उठा रहा है, एहतजाज नहीं कर रहा। मैं इसको रेशियल डिवीजन नहीं कहूंगा। ये लूटर्स हैं, कुछ टीनेजर जिनको फन चाहिए होता है, वो निकलते हैं, वो इकट्ठे होते हैं सोशल मीडिया के जरिए और जाके मालों को लूट रहे हैं। लेकिन साजिद साहब, ये मनाज़िर जिस तरह से शेलिंग हो रही है, ये पुलिस का रवैया, इस पर भी जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये कि अब इन सारे हालात के बाद ट्रंप इंतजामिया क्या स्ट्रेटजी इख्तियार कर रही है इस मामले को डील करने के लिए? मैं आपको देता हूँ। मैं बाई प्रोफेशन खुद एक लॉयर हूँ। जो पुलिस ने जो कुछ मिनेसोटा में किया वो प्रोटोकॉल के जरिए किया। उस बंदा इंटॉक्सिकेटेड था, जिस बंदे को जो फ्लॉयड साहब, वो इंटॉक्सिकेटेड थे, बाउंसर थे, फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे और उन्होंने पुलिस को चार्ज किया और उनको रेजिस्ट किया है उन्होंने अरेस्ट को। इनकी जगह कोई सफेद फार्म होता तो यही प्रोटोकॉल होना था। ये भी बात। दूसरी बात आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब सफिकेशन होती है तो बंदा बोल नहीं सकता। उनको सफिकेशन नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है कि उनकी मौत जो है वो सफिकेशन से नहीं हुई। अब उसके बाद एक प्रेसिडेंट साहब ने उनके लवाकीन को कॉल करके इंसाफ की यकीन दहानी कराई और पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रही है। आपका शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन नाज़रीन, वाशिंगटन में मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस पर धावा बोला तो मुजाहिरीन पर खूनखार कुत्ते छोड़ने की धमकियां देने वाले अमरीकी सदर जेर जमीन हिफाजती बंकर्स में जा छुपे। सुपर पावर सदर के यूं बंकर्स में छिपने की खबरें जब मंजरेआम पर आईं तो ट्रंप पर खूब तनकीद हुई। मारूफ अदाकार सैमुअल जैक्सन ने ट्रंप को अहमक और उनकी इस हरकत को मज़ाहिका खेज करार दे दिया। सोशल मीडिया पर मजाक बना तो ट्रंप ने आओ देखा ना ताओ सीधे सेंट जॉन चर्च पहुंच गए और बाइबल को हाथ में उठाकर फोटो सेशन करवाया और फिर कसम खाई कि मुजाहिरीन से सख्ती से निपटेंगे, जिसके बाद वो एक बार फिर तनकीद की जद में आ गए। वाशिंगटन के बिशप माइकल ने ट्रंप की इस हरकत पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि उन्होंने चर्च और बाइबल को अपने जानिबदाराना सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, ये वो तमाम मामला जिस पर आज हमने प्रोग्राम में डिस्कशन की है। आपसे मुलाकात होगी कल। इस शो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।